हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसके पहले क्लास में हमने लोकसभा अध्यक्ष, उनके निर्वाचन पद्धति, वेतन भत्ते तथा उनके कार्य और अधिकार और पीठासीन के रूप में जो भी उनकी शक्तियां हैं और लोकसभा उपाध्यक्ष के हमने भी देखा है। निर्वाचन, उनका चयन कैसे होता है, वेतन भत्ते और अन्य जानकारियाँ और प्रोटेम स्पीकर का पद क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए बनाया जाता है, यह सब हम देख चुके हैं। और दोस्तों, हम संसद के आगे कड़ी में आज देखते हैं कि संसद में जो भी सदन के नेता होते हैं, सदन में विपक्ष के नेता होते हैं और संसद में जो सत्र होते हैं, जैसे 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अभी हाल में आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में या मीडिया में कि जो अभी मानसून सत्र को आयोजित करने का विचार चल रहा है संसद में। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो संसद में सत्र होते हैं उन्हें भी देखेंगे, विपक्ष के नेता देखेंगे और सदन में जो नेता होते हैं उन्हें देखेंगे। और संसद में विभिन्न परिभाषाएं हैं, जैसे उनसे संबंधित जैसे प्रश्नकाल है, शून्यकाल है और जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई निंदा प्रस्ताव है आदि प्रकार के भी प्रश्नों पर हम अगर ठीक ठाक समय रहा तो चर्चा करेंगे। तो दोस्तों तो हम शुरू करते हैं आज फर्स्ट अपना टॉपिक में सदन का नेता। दोस्तों, सदन का नेता का मतलब होता है कि जो संसद में, चाहे वह लोकसभा का संसद हो चाहे वह राज्यसभा हो, उसमें जो सर्वाधिक प्रभावशाली नेता होता है उसे सदन का नेता कहा जाता है। अर्थात यदि लोकसभा है, राज्यसभा है तो राज्यसभा में और लोकसभा है तो इसमें भी दोनों में एक प्रकार के नेता होते हैं जिसे सदन का नेता कहा जाता है। यदि राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनता है, यदि राज्यसभा का सदस्य है प्रधानमंत्री बनता है तो उसे हम सदन का नेता कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं संसद के पहले ही टॉपिक में कि प्रधानमंत्री, चाहे वह राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, वह दोनों प्रकार से सदन में सदस्य है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वह सदन में केवल लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसी कोई शर्तें नहीं हैं। अर्थात वह किसी भी सदन का सदस्य हो, प्रधानमंत्री बन सकता है। यदि राज्यसभा का सदस्य है प्रधानमंत्री तो वह राज्यसभा में सदन का नेता माना जाएगा। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में प्रधानमंत्री ही सदन का नेता के रूप में माना जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सदन का नेता चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों भी स्थितियों में वह सदन का नेता होगा। इस स्थिति में यदि राज्यसभा है तो राज्यसभा का, लोकसभा है तो लोकसभा सदन में सदन का नेता होगा। और दोस्तों, अब हम देखें इसमें कि दूसरा टॉपिक में देखें तो दूसरा है कि यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का होता है, लोकसभा सदस्य है तो वह लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होगा, यहाँ प्रधानमंत्री होगा। और यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि एक से ही सदन का नेता बनता है, प्रधानमंत्री एक ही जगह बन पाएगा सदन का नेता। तो दूसरे में प्रधानमंत्री द्वारा किसी एक व्यक्ति को, उस स्थिति में दूसरे सदन में, अगर लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री है तो दूसरे में राज्यसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो राज्यसभा का सदस्य भी होगा, उसे प्रधानमंत्री
नामित कर देगा कि यह सदन का नेता अर्थात राज्यसभा में सदन का नेता होगा। सदन का नेता जो राज्यसभा में होता है वह मंत्री भी होता है, अर्थात जो राज्यसभा में सदन का नेता होगा वह मंत्री भी होगा, किसी भी कोई भी पद उसे मिला रहेगा। और यदि लोकसभा में कोई सदस्य है, प्रधानमंत्री राज्यसभा से बनते हैं, तो लोकसभा में कोई सदस्य सदन का नेता नियुक्त किया जाएगा और उसे सदन का नेता कहा जाएगा। इसे भी कोई मंत्री पद मिला रहेगा। यह सभी कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं। यदि लोकसभा में प्रधानमंत्री हैं तो राज्यसभा में कोई एक सदस्य राज्यसभा का सदस्य सदन का नेता माना जाएगा, और लोकसभा में यदि है तो लोकसभा में सदन का नेता होगा। इस स्थिति में वह कैबिनेट मंत्री के समान होगा, कैबिनेट मंत्री के समान वेतन भत्ते का उपयोग करेगा। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वह कोई भी सदस्य मंत्रिमंडल में अगर शामिल है, मंत्री है, कोई कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, किसी भी प्रकार से मंत्री है, तो वह दोनों सदनों में अर्थात राज्यसभा में तथा लोकसभा में भी शामिल हो सकता है, किसी भी समय शामिल हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई ज़रूरी नहीं है कि वह लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में शामिल नहीं हो सकता है, राज्यसभा में बैठक में शामिल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सदन का नेता समझ चुके होंगे, सदन का नेता किसे कहा जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं सदन में विपक्ष का नेता। सदन में विपक्ष का नेता सदन में दोस्तों, सदन में विपक्ष का नेता का महत्व क्यों है? दोस्तों, भारतीय संविधान में विपक्ष का नेता का महत्व दोस्तों, संसद में विपक्ष का नेता का महत्व इसलिए है क्योंकि यदि कोई पार्टी बहुमत में सरकार बना लेती है तो उसके पश्चात वह किसी प्रकार से मान लीजिए आक्रमणकारी हो सकती है, अपने मन मुताबिक नीतियां बना सकती है। तो इस प्रकार की जो रक्षा के लिए संसद में विपक्ष की महत्व बहुत है, और आलोचना करना तथा उसकी गलत नीतियों का विरोध करना, यह सब कार्य मुख्य विपक्षी पार्टी ही कर सकती है। इसलिए लोकतांत्रिक देशों में विपक्ष का महत्व बहुत होता है। यदि किसी प्रकार से मान लीजिए कि सरकार गिरती है तो विपक्ष तैयार रहती है अपना सरकार बनाने के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि विपक्ष का जो महत्व होता है
एक लोकतांत्रिक देश में, एक जनतांत्रिक देश में तो इसका महत्व बहुत है। तो हम समझ सकते हैं कि विपक्ष का नेता का महत्व लोकतांत्रिक देशों में कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं विपक्ष का नेता बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए। दोस्तों विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों, लोकसभा के निचले सदन के कुल सदस्यों के, लोकसभा के कुल सदस्यों के, लोकसभा के कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के, लोकसभा के कुल सदस्यों के 10वें हिस्से सदस्य होने चाहिए। अर्थात अगर हम देखें तो मान लीजिए कि भारतीय संसद में अधिकतम 552 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं, तो 552 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। इसमें से अगर हम 10 भाग दें तो 10 पचे 50, 10 पचे 50, 55 पॉइंट कुछ आएगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो कम से कम लोकसभा में विपक्षी पार्टी बनने के लिए, मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लिए 55 सदस्यों को अवश्य ही चुना जाना चाहिए। तो दोस्तों विपक्ष में कोई भी पार्टी अगर रहती है तो उसे 10वें हिस्से के बराबर या 10वें हिस्से के आसपास अवश्य ही सीटें जीतनी होगी अगर कोई विपक्ष पार्टी बनना चाहेगी। तो इस स्थिति में हम देखें तो अगर इस समय वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा में तो यह जो इसका मानक है 55 सीटों का इस समय किसी के पास नहीं है। तो भारतीय जनता जो बहुमत में है और सबसे ज़्यादा सीट है उसके पास, और इसमें कांग्रेस के पास वर्तमान में कांग्रेस में अगर देखें तो 52 सीट है। तो इस प्रकार से बावन सीट है, तो अर्थात इसके पास विपक्षी पार्टी बनने के लिए 3 सीटों की और आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोई भी इस समय स्पष्ट रूप से अगर हम कहें तो कोई भी वर्तमान समय में विपक्षी पार्टी नहीं है। लेकिन हाँ, यह कहा जाता है कि 10वें हिस्से के बराबर अगर कोई पार्टी है तो विपक्षी पार्टी उसे माना जा सकता है। तो इस स्थिति में हम कांग्रेस को विपक्षी पार्टी मान सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को, INC को विपक्षी पार्टी मानी जाती है इस समय। तो जो DMK है, DMK द्रविड़ मुनेत्र कगड़म, इनकी जो सीट है 22 है या 24 है, 22 सीट शायद है। तो इस प्रकार से और कोई पार्टी नहीं है तो विपक्ष में। और हम आपको बता ही चुके हैं कि विपक्ष का मुख्य कार्य होता है कि जो सरकार, वर्तमान में सरकार, बहुमत में सरकार चल रही है उसकी गलत नीतियों का विरोध करना, आलोचना करना, अर्थात उसमें सुझावों के लिए अच्छे अच्छे सुझाव देना सरकार को। मुख्य कार्य ये होता है कि दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर संसद का सत्र आहूत एवं सत्रावसान किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा समय पर सत्र का समन जारी किया जाता है, आहूत किया जाता है। तो हम देखते हैं कि संसद में दोस्तों संसद में कुल 3 सत्र होते हैं। पहला होता है, संसद में कुल 3 सत्र होते हैं। हम देखते हैं पहला है बजट सत्र और दूसरा है मानसून सत्र
मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। दोस्तों 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र का समय होता है वह फरवरी से लेकर मई तक, और इसका होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, और इसका होता है नवंबर से लेकर दिसंबर तक। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखें तो जो सत्र होते हैं वह 3 सत्र होते हैं। पहला होता है फरवरी से मई, यह सत्र 4 महीने चलता है, 4 माह चलता है। बजट सत्र 4 माह चलता है, फरवरी से मई तक चलता है। और इसमें जो बजट इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि इसमें बजट से संबंधित सभी मुद्दे, उस पर जो विचार करना हो बजट में जो पारित किया जाना है, बजट का लेखा जोखा, उसके सभी प्रकार से जो प्रश्न होते हैं सदस्यों द्वारा उसे उठाया जाता है, उनका निस्तारण किया जाता है मंत्रियों द्वारा। तो इस प्रकार से बजट सत्र इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसमें बजट से संबंधित समस्त ब्यौरे होते हैं और उनके जो लेखा जोखा होता है और उस पर जो विचार किया जाता है इसमें मुख्यतः होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी अन्य पर मुद्दे विचार नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें सभी चीज़ मुद्दों पर विचार किए जाते हैं। जो भी सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं उन सभी का निस्तारण किया जाता है। तो इसमें मुख्यतः बजट से जो होते हैं उनका चर्चा किया जाता है, इसलिए इसे बजट सत्र नाम दिया गया है। और बजट सत्र का समय है फरवरी से मई, 4 माह तक। पहला सत्र कुल 4 महीने तक चलता है। इस प्रकार से हम देखें तो सबसे बड़ा सत्र यही होता है, 4 माह तक, फरवरी से मई तक। और दूसरा है 3 माह तक चलता है। तो दोस्तों मानसून सत्र में जुलाई से सितंबर तक चलाया जाता है। और इसकी कोरोना भी जो चल रहा है तो उसमें भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ओम प्रकाश बिरला जी द्वारा इसे चलाए जाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है और इसे चलाया जाना है, क्योंकि बजट सत्र लगभग जुलाई से ही चल नहीं पाया है, क्योंकि कोरोना महामारी के समय बजट सत्र चलाना भी लगभग असंभव ही था। पर हाँ, लेकिन अब चलाए जाने के लिए इस पर बहुत कोशिश की जा रही है और चलाया जाना है। और दोस्तों मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र लगभग नवंबर और दिसंबर में चलता है, 2 महीने चलता है। दोस्तों इसे याद करने के लिए एक ट्रिक भी निकल के आया है कि पहला सत्र 4 महीने और दूसरा है 3 माह और तीसरा है 2 माह, अर्थात फरवरी से मई और जुलाई से सितंबर, नवंबर से दिसंबर। इस प्रकार से हम अगर याद करें तो बजट फरवरी में पास किया जाता है, तो इसलिए बजट सत्र नाम दे दिया जाता है, मान लीजिए आप याद करने के लिए। और मानसून के समय आयोजित किया जाता है तो मानसून सत्र मान लीजिए याद करने के लिए। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन जो शीत ऋतु में वर्ष ठंडी में जो चालू किया जाता है, जो सदन बैठक होती है, वह शीतकालीन सत्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों संसद को कम से कम 6 महीने में एक सत्र करना आवश्यक है। कम से कम 6 महीने में एक सत्र आवश्यक है। और इसे हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कम से कम साल भर में, वर्ष भर में 2 सत्र अवश्य ही किया जाना है। तो दोस्तों वर्ष में कम से कम 2 सत्र अवश्य ही किया जाना है। तो इस प्रकार से हम कहें या 6 महीने में एक कम से कम और 1 साल में 2 सत्र किया जाना आवश्यक है। दोस्तों अब हम देखते हैं संसद में जो विभिन्न
शब्दावलियाँ हैं जो संसद में विभिन्न शब्दावलियाँ हैं, जैसे स्थगन हो गया, प्रश्नकाल हो गया, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना पत्र और अन्य जो होते हैं, जैसे सत्रावसान किसे कहते हैं, आहूत क्या होता है, आहूत किसे कहते हैं, सत्रावसान और स्थगन में अंतर क्या होता है, इन सब में हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थगन क्या होता है। स्थगन दोस्तों ये सभी संसद में शब्दावलियाँ हैं और दोस्तों इसको हमने अपने आर्टिकल में लिख चुके हैं। हम आर्टिकल में उसे अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप उसे जो भी संसद में जो शब्दावलियाँ होती हैं वहाँ पर हमने लगभग अभी 30 तक हमने प्रकाशित किया है और हम उस पर काम कर रहे हैं और उसे हम बढ़ा करके जो भी पूरी तरीके से जो भी शब्दावलियाँ होती हैं, लगभग 55 से 60 शब्दावलियाँ होती हैं, उन्हें हम अपने आर्टिकल में प्रकाशित कर देंगे। उसे आप देख सकते हैं, लेकिन हम जो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से पूछे जाते हैं उन पर हम यहाँ पर एक दृष्टि देख लेते हैं। और वैसे भी हमने पूरा आर्टिकल में प्रकाशित कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उसे देख सकते हैं। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। दोस्तों स्थगन संसद के सत्र में, संसद के प्रत्येक सत्र में कई बैठकें होती हैं। कई बैठकों में जो एक दिन में 2 बार बैठकें होती हैं, जैसे 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक पहली बैठक होती है। संसद में कई बैठकें होती हैं और कई बैठकें जैसे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पहली बैठक होती है। पहली बैठक 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक होती है और दूसरी 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होती है। 2 से 6 तक होती है। भोजन के बाद दूसरी बैठक होती है और 2 से 6 होती है। इस प्रकार से एक सत्र में 2 बैठकें होती हैं। और इसमें जो देखें हम तो इसमें भी अगर किसी भी प्रकार से 11 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक संसद में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वह किसी भी प्रकार से संसद के सत्र को स्थगित कर सकते हैं, स्थगन कर सकते हैं और यह संसद का रोक सकते हैं कि अनिश्चित काल के लिए हम इसे रोक देते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष के पास यह अधिकार भी होता है कि वह सदन के सत्र को स्थगन कर सकते हैं। और दोस्तों स्थगन में सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्थगन पूरे सत्र की बैठक स्थगित नहीं होती है। यह केवल जब तक लोकसभा अध्यक्ष स्थगन करते हैं तो केवल कुछ समय के लिए होता है। यह घंटे, 2 घंटे, 1 हफ्ते, 1 दिन इस प्रकार से होता है। घंटे, 2 घंटे, 1 हफ्ते, 1 दिन इस प्रकार से होता है। स्थगन का मतलब यह नहीं होता है कि वह जो 4 महीने फरवरी से लेकर मान लीजिए बजट सत्र में हम देखें तो फरवरी से लेकर मई तक, इसका मतलब स्थगन इतना नहीं होता है। स्थगन केवल 1 घंटे, 2 घंटे या एक दिन, 1 हफ्ते आदि तक के लिए होता है। स्थगन पूरे सत्र की बैठक को स्थगित नहीं करता है, केवल कुछ समय के लिए स्थगित होता है। इस प्रकार से हम देखें तो स्थगन है, यह स्थगन होता है जो 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 1 सप्ताह के लिए संसद के सत्र को स्थगित किया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष या किसी भी प्रकार से उसके पहले भी या 2 दिन, 1 दिन पहले भी सदन के सत्र को आहूत कर सकते हैं। संसद के सदस्यों को संसद में उपस्थित होने का आदेश दे सकते हैं और वह सभी सदस्य संसद में उपस्थित होंगे। तो स्थगन का मतलब यह होता है कि वह सदन के जो सदन में जो सदस्य होते हैं उनको रोक दिया जाता है। और यह रोकना केवल 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 1 सप्ताह के लिए होता है, ना कि पूरे सत्र का। जैसे 4 महीने बजट सत्र है, 3 महीने मानसून सत्र है, तो 2 महीने शीतकालीन सत्र है। यह किसी भी प्रकार से इन सब को नहीं रोकता है,
केवल एक दिन, एक घंटे, एक आवर, एक डे और एक सप्ताह के लिए ही रोका जाता है। स्थगन का मतलब होता है केवल कुछ समय के लिए रोकना, ना कि पूरे सत्र को स्थगित कर देना। दोस्तों, सत्रावसान में केवल 2 चीज़ें हैं। यह सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष के पास अधिकार नहीं है। यह सत्रावसान यह केवल राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाता है। और सत्रावसान का मतलब होता है कि पूरे सत्र की बैठक को स्थगित करना। दोस्तों, सत्रावसान का मतलब होता है कि पूरे सत्र की बैठक को स्थगित करना। यह केवल राष्ट्रपति जी करते हैं और कोई अन्य नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, यह संसद के जो सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र हमने देखा, बजट सत्र जो फरवरी से लेकर के मई तक है, उसे पूरा रोका जा सकता है इस प्रकार से। और दूसरा जो है, जैसे मानसून सत्र है, तो अगर इस प्रकार से पूरे सत्र को रोका जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। सत्रावसान का मतलब होता है कि पूरे सत्र के बैठक को स्थगित कर देना, चाहे तो वह राष्ट्रपति इसे ना भी करें और राष्ट्रपति इसे कह सकते हैं, तो यह इसमें राष्ट्रपति को विशेष अधिकार हैं। तो वह संसद के सत्र को पूरे